Hello my dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we have discussed what is federalism. Now I will summarize this chapter. Okay, look at this map. अब सारे स्टूडेंट्स इस मैप को एक बार ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे कुछ कंट्रीज के बारे में बताया गया है जहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम है. जैसे हम कह सकते हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील. दिस ऑरेंज कलर, जहां जहां आपको ये ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है वहां पे हम कौन सा सिस्टम बेटा फेडरलिज्म सिस्टम है. फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स separation of power and different levels, as you like say that सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो. रसिया, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, हमारा यहाँ पे ये इथोपिया है, नाइजीरिया है. सम कंट्रीज जो है इनमें क्या है, फेडरलिज्म है. अब हम पूरे चैप्टर में हमारे को ध्यान से ये देखना है कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है. लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में. सेम पावर शेयरिंग वहां पे भी बेटा 2 टाइप्स की पावर शेयरिंग हमने डिस्कस की थी, हॉरिजॉन्टली पावर शेयर और वर्टिकल पावर शेयरिंग. इस चैप्टर में भी हम फेडरलिज्म में भी सिर्फ पावर शेयरिंग ही होता है. जैसे आपसे डेफिनेशन पूछ लें तो आप बता सकते हो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, मीन्स लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, अदरवाइज. ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया कि पावर शेयरिंग क्या होती है. अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमने क्या देखा था बेटा, बेल्जियम के बारे में बात की थी, श्रीलंका के बारे में बात की थी. ठीक है, यहाँ पे इसी के बारे में है कि श्रीलंका कैसे फेडरलिज्म को ढंग से अपना नहीं पाया, बेल्जियम ने फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था. ठीक है, अब हम देखेंगे जो फेडरलिज्म में गवर्नमेंट्स जो है कैसे डिवाइड होती हैं. यूजुअली देखो ये फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. बेटा यहाँ पे ये बताना चाहता है कि फेडरलिज्म में नॉर्मली 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं. वन इज गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. जो वन गवर्नमेंट है हमारी मीन्स सेंटर जो गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए होती है, एंड दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स. जिस कुछ सब्जेक्ट के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबके पूरे देश के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए या कह सकते हैं पूरे देश में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो हमारे जितने भी सिटीजन उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है. नेक्स्ट है बेटा हमारे इसमें द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस. और जो हमारी अदर गवर्नमेंट्स हैं लाइक स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हो, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट. देखो अब क्या कंपेयर करना है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए कार्य करेगी और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्यों कहाँ से काम करेगी, वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करेगी. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर. दोनों ही गवर्नमेंट जो अपनी एंजॉय करते हैं अपनी पावर की, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है. टोटल जो कंट्री दिखाई है बेटा फेडरलिज्म की, टोटल में से 193 में से ओनली 25 कंट्री है जिनमें फेडरलिज्म जो सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है बेटा यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरा होता है हमारे पास फेडरलिज्म. अब इनमें क्या डिफरेंस, अब ध्यान से देखो बेटा. जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट होती है. ठीक है, और जो भी उसको सबॉर्डिनेट होते हैं वो उनको गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, बट इन ए फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकती. स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की अपनी कुछ पावर होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आंसरेबल नहीं होती. ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर में कुछ फेडरलिज्म के कीवर्ड्स हैं, मतलब कुछ फीचर्स हैं कि फेडरलिज्म में क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट आपको देखना है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है. अगर 2 है कि तो 2 की है तो उसमें हम क्या कहेंगे बेटा स्टेट और सेंटर, और मोर 2 से ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे स्टेट, सेंटर और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का नाम ले सकते हो. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. इसमें ये बताया गया है कि बेटा डिफरेंट टायर ऑफ की गवर्नमेंट हो सकती है, उनका अपना एक जुरिडिक्शन होगा इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ. इन तीनों मैटर में कौन कौन से मैटर है बेटा, लेजिस्लेटिव है, टैक्सेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब डिफरेंट लेवल बिल्कुल सेपरेट रूप से कार्य करती हैं.
थर्ड में क्या कह सकते हैं बेटा, ज्यूरिडिक्शन है ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेटा हमारे फंडामेंटल प्रोविजन में कोई भी चेंज करना है तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी। ठीक है, यूनिटरी में तो सिर्फ वन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल प्रोविजन में कुछ भी चेंज करना है तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, उसको किसके बारे में रिक्वायरमेंट सलाह लेनी पड़ेगी, अदर कॉन्स्टेंट जो लेवल है, जैसे सेंटर को कुछ करना है तो स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट। अब फिफ्थ में क्या लिखा है बेटा कि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो इन 2 स्टेट्स में 2 लेवल पे, जैसे सेंटर है हमारा, स्टेट है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिस्प्यूट हो गया है, तो वहां पर उनके बारे में कौन फैसला ले सकता है, कोर्ट ले सकता है। अब मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर फाइट हो जाती है या डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो इसका फैसला कौन करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इन फाइनेंस ऑटोनॉमी। इसमें क्या बताया गया है बेटा, देखो स्टेट के पास पावर है, सेंटर के पास पावर है, लेकिन जो उनमें टैक्सेशन जो होता है या रिवेन्यू जो होता है उसका पहले से ही डिवाइड होता है, बंटवारा हो जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे। 7th हमारा है द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। इसमें बता रखा है कि बेटा पूरे चैप्टर में कि जो फेडरलिज्म है इसकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है। अगर हमारे देश में अलग अलग जो है कैटेगरी में हमारे पीपल बटे हुए होते हैं, उन सब का ध्यान रखना किसका मतलब होता है, फेडरलिज्म का। इसमें मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है बेटा, दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। अगर वो साथ मिलकर कार्य करते हैं तो देश की इकोनॉमी जो है हाई लेवल तक चली जाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। थोड़ा सा देख लो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है बेटा एक, और दूसरा एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में 3 कंट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है बेटा, यूएसए और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और होल्डिंग टुगेदर में हमारे बताया गया है बेटा कि कैसे, जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। अब ध्यान से देखो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है बेटा, जो ये जितनी भी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, जो एक अपना एक ग्रुप बनाती हैं, अपनी एक पावर, खुद की इनकी पावर होती है। तीनों, जैसे 3 कंट्री हैं तो सबके पास अपने अपने इक्वल राइट्स हैं, पावर जो इक्वल डिवाइड है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन अलग अलग अपने आप को एक बिगर यूनिटी बनाने के लिए इकट्ठे आते हैं। दोबारा से ध्यान से सुन लो, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया किस में आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। इसका मतलब ये है कंट्री तो 3 है लेकिन एक ग्रुप बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं अपने आप को, पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, पावर इक्वल डिवाइड होती है, लेकिन यूनिटी की तरह ही काम करती है। वो होता है बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कंट्री है हमारी, मान लो एक कंट्री है, ठीक है, उसी के अंदर से हम छोटे छोटे स्टेट बना दें। जैसे इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में हमने कितने स्टेट बनाए हैं बेटा, 28 स्टेट बनाए हुए हैं। मतलब एक कंट्री के अंदर ही स्टेट्स बना दे और वहां पर पावर को डिवाइड कर दे, वो होता है बेटा होल्डिंग टुगेदर। मतलब क्या होता है कि कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दे, लेकिन इक्वल पावर नहीं होती। यहाँ पे सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है और स्टेट के पास क्या होती है, लेस पावर होती है, कम पावर होती है। तो इस प्रकार कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में सबके पास इक्वल पावर होती है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में इक्वल पावर नहीं होती। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, उनको इक्वल वो दे रखा है दर्जा, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री का ही अलग से जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है बेटा, मैंने इस चैप्टर को आप लोगों के सामने सिर्फ समराइज किया है। सुबह हमने इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ा था, अब आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे और इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे। ओके बेटा, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।